सोचिए, एक हाई रैंकिंग पुलिस ऑफिसर जो आज उम्र कैद की सजा काट रहा है। ये कहानी है संजीव भट्ट की। एक ऐसा मामला जो बहुत पेचीदा है और जिसे समझना आज के दौर में बेहद जरूरी हो गया है। इस पूरी कहानी में बस एक अफसर के एक फैसले ने, सच बोलने के एक फैसले ने सब कुछ दांव पर लगा दिया। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। कहानी 2011 में एक गवाही से शुरू होती है और सिर्फ 8 साल के अंदर 2019 में उसी आईपीएस अफसर को आजीवन कारावास की सजा हो जाती है। सवाल ये है कि आखिर ये सब इतनी तेजी से हुआ कैसे? संजीव भट्ट के करियर और उनकी जिंदगी में जो टर्निंग पॉइंट आया, वो बस एक घटना थी, एक गवाही, जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। तो इन सब विवादों के शुरू होने से पहले आखिर संजीव भट्ट थे कौन? वो गुजरात कैडर के एक जाने माने आईपीएस अफसर थे और 1996 में जब इस कहानी का एक अहम हिस्सा शुरू होता है, तब वो बनासकांठा के एसपी यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे। मामले में सबसे बड़ा मोड़ आया साल 2011 में, जब भट्ट ने सुप्रीम कोर्ट में एक हल्फनामा यानी एफिडेविट फाइल किया और सीधे तौर पर 2002 के गुजरात दंगों में तत्कालीन मुख्यमंत्री की भूमिका पर गवाही दे दी। और इसका नतीजा लगभग फौरन देखने को मिला। मतलब जिस शाम उन्होंने ये गवाही दी, ठीक उसी शाम उनके खिलाफ 2 पुराने, बल्कि कहें तो दबे हुए केस फिर से खोल दिए गए। एक था 1990 का कस्टोडियल डेथ का मामला और दूसरा 1996 का ड्रग प्लांटिंग का केस। अब थोड़ा वक्त में पीछे चलते हैं और उस 22 साल पुराने केस को समझते हैं जो आगे जाकर संजीव भट्ट के खिलाफ सबसे बड़ा कानूनी हथियार बनने वाला था। तो 1996 में हुआ क्या था? देखिए, पालनपुर पुलिस को एक टिप मिलती है। इंस्पेक्टर आईबी व्यास की टीम लाजवंती होटल पर रेड करती है और उन्हें एक कमरे से 1 किलो से थोड़ी ज्यादा अफीम मिलती है। अब पता चलता है कि ये कमरा तो राजस्थान के एक वकील सुमेर सिंह राजपुरोहित के नाम पर बुक था। तो बस सुमेर सिंह को राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन केस में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट तब आया जब पहचान परेड हुई। होटल के स्टाफ ने सुमेर सिंह को पहचानने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये वो आदमी नहीं है जिसने कमरा बुक करवाया था। तो ये साफ हो रहा था कि वकील को फंसाया जा रहा है। उस वक्त एसपी के तौर पर संजीव भट्ट ने तुरंत एक्शन लिया। उन्होंने सुमेर सिंह को फौरन रिहा करने का ऑर्डर दिया और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने एनडीपीएस एक्ट के तहत एक जांच बिठाई ताकि असली गुनहगारों का पता लगाया जा सके। यहां तक तो सब ठीक लग रहा है ना? एक अफसर ने कानून के हिसाब से काम किया। लेकिन अब हम ये देखते हैं कि कैसे 2011 में भट्ट की उस एक गवाही के बाद सरकार का इसी केस को देखने का नजरिया 180 डिग्री घूम गया। ये तुलना देखिए, फर्क साफ है। 2011 से पहले गुजरात सरकार अपनी ही पुलिस का बचाव कर रही थी, कह रही थी कि अधिकारी तो बस अपनी ड्यूटी कर रहे थे। लेकिन भट्ट की गवाही के बाद अचानक सरकार ने अपने ही अफसरों से कानूनी सुरक्षा हटा ली और उसी केस की दोबारा जांच शुरू करवा दी। और ये बदलाव सिर्फ जांच तक ही सीमित नहीं था, केस का नाम ही बदल गया। जो केस पहले सुमेर सिंह राजपुरोहित वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात था, वो अब स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस संजीव भट्ट बन गया। यानी फोकस स्टेट से हटकर अब सीधे संजीव भट्ट पर आ गया था। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? ये केस कोई नया नहीं था। ये तो साल 2000 से ही सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद से बंद पड़ा था। मतलब 1 दशक से ज्यादा समय से इस केस में कोई हरकत नहीं हुई थी और फिर अचानक इसे दोबारा खोल दिया गया। टाइमिंग बहुत कुछ कहती है। तो 2018 में जब जांच दोबारा शुरू हुई तो एक नई कहानी बनाई गई। गुजरात सीआईडी ने दावा किया कि इस पूरी साजिश के पीछे तो खुद संजीव भट्ट थे। उन्होंने ही ड्रग्स मंगवाए और होटल के कमरे में रखवाए। सोचिए जरा, जिस अफसर ने सबसे पहले गलत गिरफ्तारी पर सवाल उठाए, उसी को मुख्य साजिशकर्ता बना दिया गया। अब जेल में रहते हुए भी संजीव भट्ट ने हार नहीं मानी। एक निष्पक्ष सुनवाई के लिए अपनी लड़ाई जारी रखी और वो पहुंचे देश की सबसे बड़ी अदालत, सुप्रीम कोर्ट। तो सवाल ये उठता है कि जेल में बंद एक व्यक्ति जिसे लगता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है, वो आखिर देश की सबसे बड़ी अदालत से क्या मांग सकता है, क्या उम्मीद कर सकता है? भट्ट ने 3 बहुत सीधी मांगें रखीं। पहली कि उनका केस किसी दूसरे जज को ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि उन्हें मौजूदा जज पर पक्षपात का शक था। दूसरी, पूरी सुनवाई की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग हो। और तीसरी, उन्हें और गवाह पेश करने की इजाजत दी जाए। सुनने में तो ये सब बहुत वाजिब लगता है ना? 3 लाख रुपए, बस इस रकम को स्क्रीन पर देखिए। उन 3 याचिकाओं के जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने संजीव भट्ट पर बार बार अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए 3 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। और इस जुर्माने के पीछे का तर्क
अदालत ने कथित तौर पर यह टिप्पणी की कि वह बार बार अच्छे अच्छे वकीलों के साथ कोर्ट में आ जाते हैं, पक्का पैसे की कोई कमी नहीं होगी। तो ये पूरा मामला न्याय और हमारी पूरी व्यवस्था पर कुछ बहुत बड़े और गंभीर सवाल खड़े करता है। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले कभी ऐसे मामलों में दखल नहीं दिया है। गुजरात दंगों से जुड़ा बेस्ट बेकरी केस को ही ले लीजिए। जब निचली अदालत पर सवाल उठे तो सुप्रीम कोर्ट ने केस को गुजरात से महाराष्ट्र ट्रांसफर कर दिया था, जिसके बाद 14 लोगों को सजा भी हुई। लेकिन संजीव भट्ट के मामले में नतीजा बिल्कुल अलग रहा। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर किसी नागरिक को लगता है कि निचली अदालतों में उसके साथ न्याय नहीं हो रहा है, तो आखिर वो न्याय की उम्मीद में कहाँ जाए? इस सवाल